तुम्हें मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस का दिया हुआ एक टेबल। तो सॉलिड में क्या लिखा है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, जैसा कि हमने तुम्हें पढ़ाया था। लिक्विड में अगर बात करें तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो होते हैं लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं। गैस की अगर मैं बात करूँ तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, मतलब एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। एग्जाम्पल हमने तुम्हें बताया था सॉलिड, लिक्विड, गैस का, जैसा कि मैंने परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया था, या अगरबत्ती का। तुम घर के एक कोने में जलाते हो और घर के दूसरे कोने में तुरंत चला जाता है उसका सुगंध, कैसे चला जाता है, ठीक है। पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड काफ़ी कमजोर होते हैं और वो इजिली मूव कर जाते हैं। दूसरा देखो सॉलिड में सेकंड पॉइंट जो है तुम्हारा पॉइंट नंबर 2, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल के बीच में वो बहुत ही मजबूत होता है, इसलिए सभी पार्टिकल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है डिफिनिट शेप और डिफिनिट वॉल्यूम होते हैं, ठीक है ना। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, लेकिन उतने भी कम नहीं होते हैं कि वो फ्रीली मूव कर जाए, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ फिर भी चिपके हुए थे। जैसे तुम वाटर बोतल का एग्जांपल ले लो, तो तुम चाहोगे कि आधा पानी इधर हो जाए आधा पानी इधर, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ड्रॉप भी जाएगा तो उसके पीछे सारे ड्रॉप्स जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे गैस की, तो उसमें जो पार्टिकल होते हैं उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है। और यही वजह है कि कोई भी गैसेस चीज़, चाहे तुम स्प्रे की बात करो, चाहे बॉडी स्प्रे, परफ्यूम या फिर कुछ भी, मतलब गैसेस फॉर्म वाला हो, उसके जो मतलब सुगंध होते हैं काफ़ी तेज़ी से फैल जाते हैं, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है और इसलिए वो डिफरेंटली रैंडमली चारों दिशा में मूव करने लग जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको, पॉइंट नंबर 2 तक? सिसली, अश्रिता, अभिजीत, हाँ बोलो। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना पॉइंट नंबर 3 दिखाए। अगर तुम लोग को दिक्कत हो रहा है, तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, अगर देखने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा, किसी किसी का अगर स्क्रीन कट हो रहा होगा तो मैं ये इमेजेस तुम्हें शेयर करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर तुम उसे लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी स्ट्रांग, जिसके वजह से काइनेटिक एनर्जी, हाँ सॉरी, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड का। तो सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज वेरी स्ट्रांग। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी बिटवीन पार्टिकल इज मोर देन इन द सॉलिड। अब बोलोगे कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, नहीं, हमने क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मोशन पे, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सारे पार्टिकल चिपके चिपके हुए हैं, तो इनमें पार्टिकल का मूवमेंट कम होगा, इसलिए सॉलिड का जो शेप होता है डिफिनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लासरूम का दिया था, सपोज करो अपने क्लासरूम में 5 लोग हैं बैठे हुए हैं, तो क्लासरूम में अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो आराम से ये मूव कर पाएंगे, चल पाएंगे, फिर पाएंगे, मतलब रिलैक्स रह पाएंगे। अगर उसमें मैं 20 लोग बिठा दूँ, ठीक है, तब का सिचुएशन सोचो, अगर मैं उसमें 100 लोगों को बिठा दूँ एक साथ, तब क्या होगा, एक दूसरे लोग अपना हाथ पैर कुछ भी नहीं हिला पाएंगे, समझे ना। तो इसी प्रकार मतलब देखेंगे, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड के पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो बहुत ही कम होता है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ द बॉडी। कोई भी चीज़ अगर मूव करता है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी होता है, अगर नहीं करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। तो तुम बोलोगे कि सर, तो फिर आपने तो बोला था कि कोई भी सॉलिड हो तो फिर उसमें जो पार्टिकल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली अपने पोजीशन पे, तो हाँ वो कर रहे होते हैं, परंतु बहुत ही कम, निग्लिजिबल, ठीक है ना। तो इसीलिए सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी ना के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं लिक्विड की, सॉलिड में सॉलिड के पार्टिकल की बात मैं कर रहा हूं, सॉलिड की नहीं बात कर रहा हूं। सॉलिड की तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कोई भी बॉल है वो भी सॉलिड है, उसको तुमने फेंका तो उसमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। लेकिन उसके पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी सॉलिड, जैसे तेरे घर पे कोई ब्रिक्स लगा हुआ है, तेरा जो बेड है उसके जो पार्टिकल है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? हाँ बोलो सब लोग। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ लिक्विड की। तो लिक्विड के जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं पार्टिकल के बीच के, वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। मतलब स्वाभाविक सी बात है कि लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच का गैप होता है वो ज़्यादा होता है सॉलिड से, तो जब ज़्यादा होगा तो वो मतलब इनके अंदर जो है उनका मूवमेंट भी ज़्यादा होगा और इसीलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है। और जो गैसेस होते हैं उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि ये रेंडमली चारों ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, उसमें हमेशा मोशन होते रहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? शिशली, अश्रिता, अभिजीत, पॉइंट नंबर 3 सबको समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? क्या पूछोगे बोलो। मुझे नहीं पूछना।
अच्छा, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 ये रहा, ठीक है। इसको पढ़ते हाँ हैं। हमने लिखा है कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का जो शेप होता है वो भी डिफिनिट होता है, वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। बात कर रहे हैं अब लिक्विड की। तो लिक्विड के जो होते हैं शेप डिफिनिट होते हैं, सॉरी शेप जो होते हैं डिफिनिट नहीं होते, इनडिफिनिट होता है, वॉल्यूम डिफिनिट होते हैं। शेप की मतलब कि लिक्विड को तुम जिस भी कंटेनर में रखोगे उसका शेप ले लेगा। अगर उसको ग्लास में रखोगे, मान लो 100 ml लिक्विड है, 100 ml पानी है, उस पानी को तुमने ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लेगा, कप में रखा तो कप का शेप ले रखा, बॉल के अंदर रख दिया तो बॉल का कटोरे का शेप ले लेगा। आया बात समझ में? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। लेकिन वॉल्यूम 100 ml है तो 100 ही ml रहेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम नहीं बदलने वाले। तो वॉल्यूम जो होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, बट शेप जो होते हैं इनडिफिनिट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं गैस की। तो गैस जो होते हैं उनके डिफिनिट शेप भी नहीं होते हैं और वॉल्यूम भी नहीं होते हैं। 14 लीटर गैस को हमने बताया था कि एक सिलेंडर के अंदर भी हम भर सकते हैं, और 14 केजी जो गैस है तुम्हारा, उससे हम एक बड़े से टाउन हॉल को भी भर सकते हैं। 1 लीटर गैस को एक सिलेंडर में भी रख सकते हैं, 1 लीटर गैस को हम बड़े कंटेनर में भी रख सकते हैं, और 1 ही लीटर गैस को हम बहुत बड़े कमरे को भी उससे भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई वॉल्यूम नहीं होता, कोई उसका शेप नहीं होता। क्लियर? हाँ बोलो। हाँ सर। हाँ, पॉइंट नंबर 5। अब हम बात कर रहे हैं सॉलिड की। तो सॉलिड हैव हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। सॉलिड की जो डेंसिटी होता है काफ़ी ज़्यादा होता है और वो डिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि सर डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन का डिफिनीशन हमने लिखा है और पढ़ाया भी था, तुम उसको पढ़ना। किसी ने रिक्वेस्ट भेजा है क्या? नहीं, किसी ने नहीं भेजा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड की। तो लिक्विड की जो डेंसिटी होती है सॉलिड की डेंसिटी से कम होते हैं और वो डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे गैस की। तो गैस की जो डेंसिटी होते हैं वो सबसे कम होते हैं और वो इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। सॉलिड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। लिक्विड जो होता है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत माइनर लेवल पे देखा जाए तो थोड़ा बहुत लिक्विड होता है, लेकिन उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको भी इनकम्प्रेसिबल ही बोला जाए। लेकिन गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब कि गैस को कंप्रेस करके उसको कंप्रेस करके उसके टेम्परेचर को रिड्यूस करके उसको लिक्विड फॉर्म में बदल देना, मतलब ज़्यादा को कम कर देना, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एक केजी गैस है, 1 लीटर गैस है, पूरे रूम में भरा हुआ है। मान लो कि रूम चारों तरफ से सील है, उस सारे गैस को तुम एक 2 लीटर के बोतल में भी उसको भर सकते हो, मतलब उसको कंप्रेस कर सकते हो। आया बात समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर। ठीक है, इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो मैं उसको शेयर कर दूंगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। क्या हो गया भाई? काम नहीं कर रहा अपना? अभी ठीक हो गया? शेयर फाइल, शेयर इमेज, नेक्स्ट। ये देखो दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? अच्छे से दिख रहा है? यस सर। अब हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है उसके कॉमन यूनिट जो होता है डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है वो होता है मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी का कितना गर्म है कितना ठंडा है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर। इसके कॉमन यूनिट जो होता है वो डिग्री सेल्सियस होते हैं।
इसके जो एसआई यूनिट होते हैं वो केल्विन होते हैं। अब देख बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन कॉमन यूनिट एंड द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस जो होते हैं 273 डिग्री केल्विन होते हैं। अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो 1 डिग्री सेल्सियस एक बढ़ा दिए तो हो जाएगा 274 केल्विन। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो 0 डिग्री होता है 273, तो 2 प्लस कर दिए इसमें तो ये हो जाएगा 275 डिग्री केल्विन। ये बात बताओ आया समझ में श्रीता, समझ में? बोलो। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। एक फॉर्मूला तुम्हें ऊपर में दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ये बात आया समझ में? यस सर। अगर मैं बोलूंगा 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो 0 के जगह पे हमने 1 डाला, मतलब 0 में हमने 1 प्लस किया, 0 में हमने 1 प्लस किया तब ना 1 हुआ, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो भाई 0 डिग्री जब 273 केल्विन होता था तो 1 डिग्री कितना होगा, 274 होगा, इधर पे भी 1 प्लस हो जाएगा। हाँ बोलो, अब यह समझ में? यस सर। हाँ। अगर मैं बोलूँ कि 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, बता। अब बता श्रीता क्या होगा 2 डिग्री सेल्सियस? बोलो कितना होगा? सर क्या बोला आप, दोबारा बोल सकते हो क्या? मैंने बोला कि 2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन? सर 274 के। जी नहीं, देखो 0 में कितना प्लस करेंगे तो 2 आएगा, बताओ। 2 प्लस 0 में करने से। कितना, ठीक है 0 में 2 प्लस करेंगे तो 2 आएगा। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 के, तो हमने 0 में 2 प्लस किया तो 2 हुआ, तो 273 में भी ना 2 प्लस करेंगे, करेंगे ना? तो कितना हो यस जाएगा सर। बताओ श्रीला, तो कितना हो जाएगा? 275 के। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा। अभी जी तुम बताओ 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा केल्विन में, बताओ। 5 डिग्री सेल्सियस कितना होगा? बोलो जल्दी। अभिजीत नहीं सुन पा रहे हो, समझ नहीं आया क्या? बोलो। बताऊंगा दोबारा, भागे गया, उसको समझ नहीं आया तो भागे गया। अरे समझ में नहीं आने से पूछ लिया करो ना। तू बताओ सिसली, 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना? हेलो। सर 278 केल्विन। वेरी गुड, 278 केल्विन। देखो इसको समझ आ गया, श्रिता को भी आ गया, और अभिजीत भाग गया। अभिजीत आ गया फिर से, क्यों नहीं बता रहे हो हाँ अभिजीत, सर। बताओ। यार जब वॉइस का मैंने बटन ऑन क्वेश्चन नहीं हो पूछा रहा तो था। तुम भाग दोगे क्या? सर वॉइस का बटन ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा बताओ, अब बताओ 3 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, बताओ अभिजीत। 3 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन? 276। वेरी गुड, तुम भी सीख गए, तीनों सीख गए, बहुत अच्छा। चलो तो टेम्परेचर का कन्वर्जन तुमने सीख लिया, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जो चेंजेज होते हैं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ द मैटर जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय द फॉलोइंग टू वे, ठीक है। जो फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के वो इंटर कन्वर्ट होते हैं दो तरीके से, ठीक है। पहला तरीका बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, और दूसरा तरीका बाय चेंजिंग द प्रेशर। ध्यान से सुनो कि किसी भी मैटर का जो फिजिकल स्टेट होता है, कोई भी मैटर हो, दुनिया की कोई भी वस्तु है, इसके फिजिकल स्टेट, केमिकल चेंज तो सबने देखा होगा, ठीक है ना। लेकिन फिजिकल स्टेट जो है इसको हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर में चेंज करके या फिर उसके प्रेशर में चेंज करके। कोई दिक्कत यहाँ तक आया समझ में? हाँ बोलो। हाँ सर।
अब बोलोगे कि सर जरा एग्जांपल देंगे क्या कि चेंज इन टेम्परेचर करके टेम्परेचर को चेंज करके कैसे हम मतलब ये कर देते हैं। तो देखो जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो सॉलिड क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड क्या होगा, लिक्विड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चीनी, चीनी को तुम एक कंटेनर में डाल के उसको गर्म करो, मतलब चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, उसके जो तापमान में उसमें हम चेंजेस कर रहे हैं, तो क्या वो लिक्विड हो जाता है, पिघल जाता है सरिता? हाँ बोलो। हाँ सर। चलो तो ये तो एग्जांपल तुमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सॉलिड टू लिक्विड, नीचे लिखा है थ्योरी में ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी सॉलिड के टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। तो उसके जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं, मतलब उसके जो पार्टिकल होते हैं, उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं। विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ठीक है, जिनके वजह से उस पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब लगने लगते हैं। ठीक है, बिटवीन द पार्टिकल देयर बाय सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, और सॉलिड क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है मेल्टिंग। तो मेल्टिंग तो तुम सबको पता होगा कि जब सॉलिड स्टेट में कोई सब्सटेंस होता है वो मेल्ट होकर पिघल के जब लिक्विड बन जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये बात आया समझ में? सॉलिड टू लिक्विड और मेल्टिंग आ गया समझ में? हाँ बोलो सिसली। हाँ सर। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है तुम लोग को किसी को भी? चलो नहीं पूछना है, अच्छी बात है। मेल्टिंग पॉइंट की अब मैं बात कर रहा हूँ। तो मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि वैसा टेम्परेचर, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी जो सॉलिड होता है वो मेल्ट करना जस्ट स्टार्ट कर देता है। आया बात समझ में? मेल्ट करना जस्ट स्टार्ट कर देता है, ऐसा नहीं है कि पिघल जाएगा पूरा। मान लो कोई भी सॉलिड है, वो जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग उसका स्टार्ट होगा उस टेम्परेचर को बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल आइस, आइस तुम बोलोगे कि सर 0 डिग्री पे आइस होता है, नहीं, 0 डिग्री उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब 0 डिग्री पे भी आइस थोड़ा बहुत मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 1 डिग्री हो गया तो फिर मेल्ट होने लगेगा, 2 डिग्री मेल्ट होने लगेगा, जितना बढ़ेगा उतना जल्दी मेल्ट होगा। 40 डिग्री पे रखोगे तो 5 मिनट में पिघल जाएगा, पूरा लिक्विड बन जाएगा। अब माइनस में जाओगे, -1 डिग्री पे जाओगे तो मेल्ट नहीं होगा, -2 पे मेल्ट नहीं होगा। ये बात आया समझ में? सर आप क्या किसी और चीज पे वो एग्जांपल दे सकते हो क्या? मेल्टिंग का? यस सर। हाँ, मेल्टिंग का जैसे आयरन, यस। लोहा, लोहा का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? तो लोहा का जो आयरन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट मुझे याद तो नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट है जिनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनके एक टेबल होते हैं, वो तुम देख पाओगे गूगल पे। जैसे मान लो आयरन या फिर गोल्ड या तो सिल्वर, तुम्हें तो पता है ना कि ये तीनों चीज को पिघला के हम कोई भी चीज बनाते हैं ना, ज्वेलर्स बनाते हैं ना। सर। इस प्रकार के दुनिया में बहुत सारे मेटल है जिनको हम मेल्ट करते हैं, एल्युमिनियम को भी मेल्ट करते हैं, कॉपर को भी मेल्ट करते हैं। तो इन सब के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना पॉसिबल नहीं है, वो टेबल है, जब जरूरत पड़ता है तो उधर से देख लिया जाता है। तो सपोज करो कि तुमने गोल्ड को मेल्ट किया, तो वैसा एक टेम्परेचर आएगा जिसपे गोल्ड मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरी तरह से मेल्ट हो जाएंगे, मेल्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। हाँ बोलो, अभी आया समझ में? यस सर। जैसे हमने बताया कि आइस का 0 डिग्री सेल्सियस, तुमने सुना होगा कि 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है। हाँ बर्फ बन जाता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होते हैं वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर 1 हो गया तो धीरे धीरे और बढ़ेगा, अगर 2 टेम्परेचर हो गया, मतलब जितना टेम्परेचर 0 से बढ़ेगा उतना ज़्यादा मेल्ट होगा, पिघलेगा, लेकिन 0 पे स्टार्ट हो जाते हैं। वही -0.5 कर दो, आइस मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार किसी भी चीज़ का तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहे कोई भी मेटल हो जो पिघलते हैं। तुम बात करोगे शुगर, चीनी, तो चीनी का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है, पता है तुम्हें? चीनी को थोड़ा सा टेम्परेचर तो नहीं पिघलेगा, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक टेम्परेचर होता है जिसपे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ बोलो इसलिए तुम्हारा क्लियर है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग और सॉलिड टू लिक्विड, ये तीनों टॉपिक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
गौरव जब पानी ले आते गिलास पानी छपेन कर कोनो भी फोटो जो न मांगना दादी से मांगना दादी सुकर छे अरे जाओ अंकल देंगे अंकल चिच्चा अरे चच्चा कोई अंकल बोलते हैं गधा इतना भी नहीं पता ये स्लाइड दिख रहा है क्या अभिजीत अश्रिता सिसली यस सर। पढ़ो तो फर्स्ट वाला लाइन अश्रिता पढ़ो तो शुरू के 3-4 लाइन तुम मेरा गला सूख गया On heating a liquid like water, the पहले हेडिंग kinetic पढ़ो energy हेडिंग पढ़ो हेडिंग पढ़ो हेडिंग ए नंबर liquid to क्या है gas, liquid to एक्सप्लेन gas. करो और क्या सर? शुरू से पढ़ो ना शुरू से पहले हेडिंग बताओ Liquid to gas. On heating ठीक a है लिक्विड टू liquid गैस like के बारे में water, पढ़ रहा है ठीक है हाँ अब बोलो फिर से ऑन हीटिंग on heating a liquid like water, the kinetic energy of its particles increasing as high as in a gas. The चलो gases तुमने बोला कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे जैसे कि वाटर ठीक है ऑन हीटिंग लिक्विड लाइक वाटर जब कोई भी लिक्विड को हम गर्म करेंगे जैसे कि हमने पानी के एग्जांपल ले लिया तो उनके जो काइनेटिक एनर्जी होंगे ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ हो चाहे सॉलिड रहे लिक्विड रहे गैस रहे जब हम उनको हीटअप करते हैं जब हम उनके टेम्परेचर को राइज करते हैं ठीक है तो क्या होता है उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं मतलब उनके पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं ठीक है तो जब हम कोई भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे एज हाई एज इन गैस ठीक है जैसे जितना मतलब लिक्विड सॉरी जितना गैस के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी होते हैं उतने हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के जब हम उसे हीट करेंगे ये लाइन आया समझ में हाँ बोलो सीसली अश्रिता yes sir. मैंने जो ये बात बताया वो तुम्हें समझ में आया मैंने बोला कि गैस जो होते हैं गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनके कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होते हैं जितना भी हो लेकिन किसी भी लिक्विड को जब हम गर्म करते हैं लिक्विड के काइनेटिक एनर्जी लिक्विड के पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी कम होते हैं लेकिन जब हम उसको हीटअप करेंगे तो उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं और वो गैस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाते हैं ये बात है समझ में Yes sir. हाँ अब जब काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा किस में गैस में लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा सपोज करो तुमने पानी को लिया पानी को तुमने गर्म किया गर्म करते करते क्या हो जाता है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है क्यों क्योंकि उनके जो पार्टिकल थे वाटर के पार्टिकल उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और वो छटपटाने लगा कि नहीं अब मुझे नहीं रुकना है चारों तरफ भागने लग जाता है ऊपर की तरफ स्टीम बन के निकल जाता है अब ये अच्छे से समझ में Yes sir. चलो अब हम बात करेंगे बॉइलिंग तो बॉइलिंग क्या होता है द चेंज ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग सबको ही पता है एकदम आसान से छोटा सा डिफिनेशन ठीक है ना कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस को जब हम गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है वो गैस में चेंज हो जाता है और उसी प्रोसेस को हम बॉइलिंग भी बोलते हैं और उसी प्रोसेस को हम हीटिंग भी बोलते हैं कोई दिक्कत बीच बीच में तुम लोग रिप्लाई देते रहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग समझ रहे हो ठीक है तो यस सर बीच बीच में बोलते रहो या नहीं तो यहाँ पे मतलब तुम्हें एक साइन भी दिया गया होगा थम्स अप करने का वो कर दिया करो ठीक है ना हाथ उठा कुछ मतलब साइन दे दो ताकि मुझे लगेगा हाँ अभिजीत देखो अभिजीत ने दिखा ठीक है ना बहुत सारे ऑप्शन तुम्हें मतलब शेयर के माध्यम से नहीं कराया बाकी मैं तो कोई भी चीज नहीं है इस सर बीच बीच 78 में आपका वॉइस कट रहा है से अभी नहीं ना वॉइस कट रहा अभिजीत तुम्हारे साथ भी वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है आवाज कटता है हाँ सर कब हुआ था ऐसा अभी अच्छा कोई बात नहीं जब हो तो मुझे बता दिया करना कि सर बोल देना
फिर हम वेट कर लिया करेंगे। अभी तो सुन पा रहे हो ना अच्छे से? कोई टॉपिक बोलो जो तुम्हें समझ ना आया हो, मैं उसको फिर से explain- सर आपका वॉइस फिर से कट रहा है। वैसे इंटरनेट स्पीड मेरा तो अच्छा है। अभी फिर से आवाज कट रहा है? यस सर। अच्छा, 1 मिनट वेट ही कर लेते हैं फिर। अच्छा, अभिजीत अब बताओ, अब आवाज जा रहा है अच्छे से? हाँ अभिजीत, मतलब शुरू से जो हमने 2 स्लाइड पढ़ाया उसमें तो आवाज नहीं ना कटा था? नहीं, अच्छा, अभी आया था प्रॉब्लम। कौन से टॉपिक हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे? बॉइलिंग। चलो, बॉयलिंग को मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है? अब नहीं कटेगा, यहाँ पे एक जुगाड़ करना पड़ता है, तो तुम लोग को बाद में सिखाएंगे आके, ठीक है ना? जब इंटरनेट अच्छा ना चले तो क्या करना है, ठीक है? वही बंद हो गया था इसलिए ऐसा हो रहा था, अभी नहीं होगा, ठीक है? तो देखो, बॉइलिंग जो होता है, कोई भी सब्सटेंस जो होता है जब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है ना? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले थे। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस इज कॉल्ड, सॉरी, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि कोई प्रेशर में चेंज नहीं करना, जैसा नॉर्मल प्रेशर है अपना वो रहेगा, ठीक है? इज कॉल्ड द बॉइलिंग। आसान भाषा में अगर बात करें तो किसी भी कोई भी जो लिक्विड होता है जब वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, तो तेजी से गैस में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है? तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। और उसके लिए एक पार्टिकुलर मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहना चाहिए, प्रेशर में चेंज नहीं करना है, ठीक है? जैसे मैं बात करूँ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी भी वाटर को अगर तुम 100 डिग्री सेल्सियस पे एक बार गर्म कर दो तो सारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। कोई दिक्कत? अभिजीत, आया समझ में? हाँ सर आया। अश्रिता, शीशली, सुन पा रहे हो अच्छे से? यस सर। नौ, अब हम बात करेंगे गैस टू लिक्विड। अब तक हमने पढ़ा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और अब हम बात कर रहे हैं गैस टू लिक्विड। अब बोलोगे कि सर ये सब तो सुनने में मतलब ये पढ़ क्यों रहे? तो हम अभी पढ़ रहे हैं कि इफेक्ट ऑन मैटर बाय चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को चेंज करने से मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो जब हम सॉलिड के टेम्परेचर को चेंज कर दे, टेम्परेचर को बढ़ा दे, तो लिक्विड बन जाएगा। जब लिक्विड को हम टेम्परेचर को बढ़ा दे, टेम्परेचर में चेंज कर दे, तो वो गैस बन जाएगा, ठीक है? इसी प्रकार जब कोई गैस हमारे पास हो उसके टेम्परेचर के साथ अगर हम चेंज करें तो क्या होगा, तो इनके बारे में अभी हम सुनते हैं। ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर। वाटर वेपर की बात करो या फिर स्टीम, दोनों एक ही बात हुए। उनको जब तुम कूल करोगे, ठंडा करोगे, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब किसी भी लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उनके जो पार्टिकल होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाते हैं और वो गैस बन जाते हैं। इसी प्रकार जब हम उसे ठंडा करेंगे, ठंडा करना मतलब टेम्परेचर में चेंज करना, हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ अभिजीत? मैं बोलूँगा कोई चीज़ को ठंडा करो तो तुम इसके टेम्परेचर में चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो। कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। मान लो कोई चीज़ 40 डिग्री सेल्सियस पे है, उसको तुमने 20 पे ले आया या 30 पे ले आया, तो तुम उसके टेम्परेचर में चेंज किए तभी तो ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार आगे देखो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है पार्टिकल के, वो जब हम उसे ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं, तो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। और जो पार्टिकल का जो मूवमेंट हो जाता है वो स्लो हो जाता है, और पार्टिकल जो एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं एकदम एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्लोजर हो जाते हैं, और वो लिक्विड बन जाते हैं। जिस प्रकार हमने लिक्विड को गर्म किया था तो उनके जो पार्टिकल थे
वो एक्साइटेड स्टेट में आ गए, वो मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया और वो भागने लगे, गैस बन गए, मतलब वेपर बन गए। उसी प्रकार जब हम वेपर को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, उनके काइनेटिक एनर्जी कम होने स्टार्ट हो जाएगा। जब भी काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो एक दूसरे के पास आएंगे और लिक्विड बन जाएंगे। कोई दिक्कत? ये देखो तो तीनों लाइन आया समझ में। ऑन कूलिंग अ गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ particle is lowered down, causing them to move slowly and bringing them to closer, forming a liquid। कोई दिक्कत? तीनों बताओ, क्लियर है ये टॉपिक? हाँ सर। इसलिए अभी अश्रिता बताओ। Yes, sir. यस सर। ओके, जो भी दिक्कत हो पूछना, संकोच मत करना। हो सकता है पेरेंट्स से डर रहे होंगे तुम कि नहीं, ऐसा बोलेंगे नहीं समझ में आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें जो चीज़ समझ में ना आए बिंदास पूछो, और फिर भी समझ में ना आए, फिर भी संकोच हो तो क्लास में तुम लोग पूछना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंडेंसेशन की। तो कंडेंसेशन जो होते हैं एक प्रोसेस होता है जिनमें क्या होता है, जब किसी गैस को हम ठंडा करते हैं ठीक है, किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको लिक्विफिकेशन भी बोलते हैं। फिर से सुनो, द प्रोसेस ऐसा प्रक्रिया इन विच जिसमें अ गैस ऑन कूलिंग, कोई भी एक गैस हो जिसको हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो क्या होगा, टर्न्स इनटू अ लिक्विड, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एक ऐसा प्रोसेस जिनमें जब हम किसी गैस को कूल करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ठीक है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन। ये बात आया समझ में? वाटर साइकिल में भी तुमने पढ़ा होगा, जो क्लाउड होते हैं वो लिक्विड, जो रेन ड्रॉप बन जाते हैं कंडेंसेशन की वजह से। बोलो। हाँ सर। अश्रिता तुम क्यों नहीं बोल रहे? तुम्हें बोलना पड़ेगा क्या बार बार? बोलो बोलो, तब बोलोगे, अपने आप बोलो ना। अच्छा ठीक है, समझ गया तुम्हारा इशारा। तुमने हाथ उठाया कि सर मुझे आ गया, ठीक है, अभी देखा मैंने। सिसली ने को शायद नहीं आया। रूपानी बोलो तुम, समझ गए कंडेंसेशन? ओके ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे लिक्विड टू सॉलिड। देखो ए नंबर में था लिक्विड टू गैस, बी नंबर है गैस टू लिक्विड, सी नंबर है लिक्विड टू सॉलिड। तो व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, जब किसी भी लिक्विड को हम ठंडा करेंगे उनके टेम्परेचर को घटा के, ठीक है, देन इट्स पार्टिकल लॉस द काइनेटिक एनर्जी, तो उसके जो पार्टिकल होंगे, स्वाभाविक सी बात है टेम्परेचर कम कर रहे हैं, जब टेम्परेचर को बढ़ाते थे तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी गेन करता था। इसी प्रकार जब हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो पार्टिकल क्या करेंगे, लॉस करेंगे काइनेटिक एनर्जी को, एंड कम टू स्टेशनरी पोजीशन, और वो क्या आ जाएंगे, स्टेशनरी पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। और जो लिक्विड होगा वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसका जो एक एग्जांपल दूं मैं, तो हम इसको बोल सकते हैं फॉर्मिंग ऑफ आइस, बर्फ का बनना, ठीक है। हम क्या करते हैं, पानी होते हैं उसको फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, फ्रिज के अंदर डाल देते हैं तो क्या होता है, उनके टेम्परेचर को कम किया जाता है, तो एक ऐसा कंडीशन आता है जब वो सॉलिड बन जाता है, आइस बन जाता है। आइस तो एक सॉलिड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। कैसे बन गया, उसको हमने कूल डाउन कर दिया, लिक्विड को हमने ठंडा कर दिया, जिनसे उनके काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल के, लिक्विड के पार्टिकल के, वो कम हो गए। कम होने के साथ वो स्टेशनरी पोजीशन में, मतलब वाइब्रेशन जो उनके अंदर है वो बंद हो गया और स्टेशनरी पोजीशन में आ गया और वो सॉलिड बन गया। ये बात सबको समझ में आया? हाँ बोलो। अश्रिता को आ गया, अभिजीत को भी आ गया, यस सर। हाँ शीशाली को भी आ गया, वेरी गुड। ऐसे ही बोला करो तो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं तुम लोग, तू क्या आया कर रहा है बगल में गधा, शांत हो जाना 2 मिनट। अगला टॉपिक देखते हैं। मजा आ रहा है तुम लोग को ऑनलाइन क्लास में? अश्रिता? यस सर। और सर अभी दोबारा से स्क्रीन चला गया। अभी तो मैंने भगाया है स्क्रीन को, इसलिए गया। इसलिए तुम्हें अच्छा लग रहा है ऑनलाइन क्लास? यस सर।
मैं अपना वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ। तुम लोग जैसे तुम लोग घर पे होते हो तो तुम लोग भी अपना कैमरा को ऑफ करके रखते हो ना, ताकि सर देख ना ले हमें। तो इसी प्रकार हम भी अपना कैमरा ऑफ किए हुए हैं, ठीक है। अब ऑन करता हूँ। ठीक है, तो जो भी बात हमने तुम लोग को समझाया, अभी हमने लगभग 3 स्लाइड्स पढ़ा, तो सब सारा कुछ समझ में आ गया, किसी में तो कोई दिक्कत नहीं? बोल लो अभिजीत, हमेशा हाथ नहीं दिखाना, भी मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर। ठीक है। अश्रिता, तुम्हें कोई दिक्कत तीनों स्लाइड्स में? नो। सिसली? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है। अन्वेषा को अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको एक बार बता देना, ठीक है। वैसे जो भी मैंने अभी पढ़ाया वो सब सारे चीज़ रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है, वो उसको देख पाएगी बाद में भी। हाँ, लेकिन उसके लिए रिक्वेस्ट डालोगे, फिर मैं अप्रूव करूँगा, उसके बाद कोई भी बच्चा नहीं देख पाता है। जैसे अभिजीत ने पहले भेजा था तो उसको देर से अप्रूवल मिला, अश्रिता को तुरंत मिल गया, सिसली को भी करीब 1-2 मिनट बाद मिला था, ठीक है ना। तो मैं जब एक्टिव होता हूँ तो तुम्हें अप्रूवल दे देता हूँ, जब नहीं होता हूँ तो नहीं देता हूँ, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं। स्क्रीन शेयर है इसलिए मैं वीडियो बंद कर देता हूँ, तो मतलब जाके स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है। जब लाइव क्लास होता है अपना क्लासरूम से, तुम देखोगे इसमें बहुत सारे वीडियो मिलेंगे तुम्हें, तो फिर उसमें पूरा बोर्ड का आ रहा होता है हमारे फोटो के साथ, उसमें स्क्रीन शेयर नहीं होता है। ये देखो अभी गलती से व्हाइट बोर्ड आ गया। इसको कैसे हटाऊं? क्लोज एनीवे, ठीक है। अगला टॉपिक है अपना फ्रीजिंग। ये सुनाई दिख पा रहा है? अभिजीत पढ़ो तो, फ्रीजिंग का डिफिनीशन क्या लिखा है? The change of a liquid substance into a solid by lowering its temperature is called freezing. वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला। हमने बोला था ना कि जैसे लिक्विड आइस का एग्जांपल दिया था, क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है। तो कैसे होता है? फ्रीज में रखने से फ्रीजिंग होता है। तो वही बोला अभिजीत ने कि भाई कोई भी लिक्विड सब्सटेंस के टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे फ्रीजिंग, जैसे मेल्टिंग था तो मेल्टिंग पॉइंट था, बॉइलिंग था तो बॉइलिंग पॉइंट था, इसी प्रकार फ्रीजिंग है तो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, ठीक है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि वैसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड, मतलब एक ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई भी जो सब्सटेंस होगा वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे, उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो अगला टॉपिक है अपना फ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू अ लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। कोई भी जो सब्सटेंस होता है सॉलिड स्टेट में से, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जो चेंज हो जाता है, तो उसके जो मेल्ट होने के जो प्रोसेस है, सॉलिड है लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्ट होगा। तो मेल्ट ऐसा तो नहीं है कि तुरंत हो जाएगा 1 सेकंड में, धीरे 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 होगा, तो उस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। कोई दिक्कत? चलो अगला टॉपिक है लेटेंट हीट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल एग्जाम में आते हैं। द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज अ स्टेट ऑफ द सब्सटेंस विदाउट कॉजिंग एनी, यहाँ पे गलत लिखा है, रूज लिखा हुआ है, परंतु ये राइज होगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, इस जगह पे राइज इन द टेम्परेचर, ठीक है, ये होगा ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। देखो एक वैसा मिनिमम, एक ऐसा हिडन हीट, लेटेंट हीट को हम हिडन हीट भी बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा हीट जिनके जो क्या करेगा, किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होते हैं ना सब्सटेंस के मेनली, तो इनके स्टेट को चेंज कर देगा बिना टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी किए हुए। टेम्परेचर में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे, कुछ भी हमने ना टेम्परेचर को बढ़ाया ना हम टेम्परेचर को घटाया, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन फिर भी स्टेट उसका चेंज हो जाएगा। तो वो जिस हीट की वजह से होगा उस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। सिंस द हीट एनर्जी
इज हिडन इन अ बल्क ऑफ द मैटर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। हीट एनर्जी जो होते हैं मैटर के अंदर छुपे हुए होते हैं उनको बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे सपोज करो कि तुमने सपोज करो कि क्या कौन सा एग्जांपल दूँ, हाँ मान लो कि तुम्हारे बॉडी में पसीना आया है, ठीक है, तो पसीना क्या होता है, सूख जाता है। भाई तुम तो उसको धूप में भी नहीं गए लेके, तुमने कुछ भी नहीं किया, फिर भी पसीना सूख कैसे गया, ठीक है। या फिर तुम्हें ठंडा ठंडा एहसास होने लगता है पसीने चलने के बाद, वो सब लेटेंट हीट की वजह से होते हैं, ठीक है ना। उसके जो ऊपर के जो वाटर होते हैं वो सूखने स्टार्ट कर देते हैं। आया बात समझ में? हर एक सब्सटेंस में। अच्छा बोलोगे कि सर ये कुछ खास समझ में नहीं आता, मैं एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। बटर, घी, ये तो सभी लोग यूज करता है ना। हाँ बोलो। ठीक है, तो तुमने सुना है कि भाई तुम एक क्या करो, एक कंटेनर ले लो, एक बर्तन ले लो, एक छोटा सा बाउल ले लो, एकदम ठंड का मौसम है, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो उसमें से क्या करो, अपने बोतल में से 1 चम्मच जमे हुए घी को निकाल के उस बाउल के अंदर डालो, कटोरे के अंदर, और उसे 2 मिनट के लिए छोड़ दो। क्या होगा, क्या वो मेल्ट हो जाएगा? यस सर। नहीं होगा। कैसे होगा? कड़ाके की ठंड है तो कैसे मेल्ट होगा? किसने बोला मेल्ट हो जाएगा? नहीं ना होगा। नहीं होगा सर। बहुत ज़्यादा ठंडा है, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ कांप रहा है, इतना ठंडा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, घी मेल्ट नहीं होगा। लेकिन ज़्यादा देर के लिए छोड़ोगे तो थोड़ा थोड़ा करके हो गया ना। भाई कैसे हो गया? हमने तो कोई टेम्परेचर में छेड़छाड़ नहीं किया। बहुत देर के लिए छोड़ोगे तो थोड़ा सा होगा, एकदम जरा सा होगा। अब वही गर्मी रहेगा तो पूरा बोतल के अंदर ही पिघल जाता है। तो एनवायरनमेंट में भी लेटेंट हीट होता है उनकी वजह से। अच्छा ठीक है, इसको अब मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये घी का जो एग्जाम्पल हमने दिया, ठंड के मौसम में कड़ाके की ठंड है, कटोरे में 1 चम्मच घी डाले, नहीं पिघला। तुम अब क्या करो, 1 चम्मच घी एक साथ क्या करो, 1 चम्मच कटोरे में डालो और 1 चम्मच तुम अपने हाथों में ले लो। तो हाथ वाला घी पिघलेगा कि नहीं पिघलेगा, ये बताओ। मेल्ट होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। कैसे होगा भाई? हमने तो उसको गर्म नहीं किया, तो कैसे होगा? बॉडी टेम्परेचर के लिए। बॉडी टेम्परेचर क्या है वो? किसी आदमी, अच्छा ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से हीट हो जाएगा तो क्या करो, तुम अपने एक कटोरे में 1 चम्मच पानी ले लो, ठीक है, उसको अपने हाथ पे रख लो, बताओ वो गर्म हो जाएगा क्या 1-2 घंटे रखने के बाद? तो नहीं फिर होगा। लेकिन घी पिघल गया, बताओ कैसे? तो वो हुआ लेटेंट हीट के वजह से। हिडन हीट, मैंने क्या बोला? लेटेंट हीट हिडन हीट है, जिनको हम देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते, परंतु वो होता है बात समझ में? सर वो इन्वायरमेंट में भी होता है लेटेंट हीट। तो मैंने बताया कि तुम उसी घी को 2 मिनट छोड़े तो नहीं पिघला, और 10 मिनट के लिए छोड़ दिए तो थोड़ा थोड़ा पिघलेगा, एकदम जरा सा, मतलब मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लेटेंट हीट उस टाइम पे कम है, ठंडा है इसलिए लेटेंट हीट कम है। अगर गर्मी होता है तो लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। कभी कभी ठंड के मौसम में तुम्हारा हाथ भी पूरा ठंडा हो जाता है, एकदम बर्फ की तरह, उस टाइम पे उस हाथ पे घी डालो तो नहीं पिघलेगा। अब वही थोड़ा सा तुम्हारा मतलब बॉडी ठीक ठाक रहेगा तो वो पिघला देगा, तो उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट, हिडन हीट। इसमें सभी बच्चे लास्ट तक कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस पर मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना। हाँ बोलो। अब जाके इसको पढ़ के देखो तो सब अपने अपने खुद से लेटेंट हीट को। जिसको समझ में आ जाए वो हाथ दिखाओ अपना। आश्रिता को आ गया, वेरी गुड। सिसली को भी आ गया, अभिजीत को, वाह बहुत होशियार बच्चे हमारे। अगला टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सर आपकी आवाज कट रही है। टॉपिक मिल रहे हैं। अच्छा आवाज कट रही है, फिर से आएगी, एक बार देख लेता हूँ फिर से। आवाज तो नहीं कटना चाहिए, अभी ठीक है? ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं। द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एकदम इसको दिमाग में अच्छे से सेट कर लो। इन तीनों डिफिनीशन में से एक डिफिनीशन 2 नंबर का पक्का है। लेटेंट हीट तुमको आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वैसा हीट एनर्जी होता है, लेटेंट हीट है तो स्वाभाविक सी बात है हीट एनर्जी, वह मिनिमम हीट एनर्जी
जो 1 किलोग्राम सॉलिड को पिघला के मेल्ट करके लिक्विड बना दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, प्रेशर में बिना चेंज किए हुए। ठीक है, फिर से सुनो, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड, वैसा हीट एनर्जी, उतना हीट एनर्जी जो 1 केजी सॉलिड को पिघला के लिक्विड बना दे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के जैसा, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 केजी सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड बनाने में जितना हीट की जरूरत होगी, मिनिमम हीट की, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। हाँ बोलो, आया समझ में? सर मेरे को अच्छे से समझ नहीं आया। क्या हुआ? सर मतलब इतना ज्यादा क्लियर नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, उधर पे मत देखो, मोबाइल की तरफ मत देखो, बस मेरी आवाज़ों को अच्छे से सुनो। देखो, कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड हो, 1 केजी है तुम्हारे पास, तो 1 केजी सब्सटेंस को पिघला के लिक्विड बना देना है। सॉलिड को 1 केजी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट करके लिक्विड बनाएंगे, तो उसको बनने में जो जितना हीट लगेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट लगेगा, उस हीट को बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी आया समझ में? यस सर। टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा, सॉरी टेम्परेचर नहीं, प्रेशर जो होगा कांस्टेंट होगा। एटमॉस्फेरिक मतलब प्रेशर में कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी देखो तो पढ़ के ये आया समझ में? एक बार रीडिंग करो खुद से, डिस्प्ले पे जो है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, लिखा है नहीं सेम टू सेम, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए समझ आया अभी? यस सर। तो जब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तुमको समझ में आ गया, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी समझ में आ जाएगा, एकदम आसान है। फ्यूजन में क्या था, 1 केजी सॉलिड को पिघला के लिक्विड बनाने में जितना हीट लगेगा, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या है कि 1 केजी लिक्विड को वेपोराइज करके गैस में बनाने में जितना हीट की जरूरत होगी। द हीट एनर्जी required to convert 1 kilogram of liquid into a gas at atmospheric pressure as its boiling point, सेम टू सेम पहले की तरह, is known as latent heat of vaporization। ये सबको आ गया समझ में? यस सर। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग होशियार हो गए, तेज हो गए। सिसली को शायद समझ नहीं आया। सिसली हाँ बोलो। यस सर, समझ में आया। चलो, नीचे में कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं कि वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैज द मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम हैव द अब्सॉर्ब द एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी देखो, 373 डिग्री केल्विन पे जो वाटर होगा, कैसे स्टेट में होगा? सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में? बताओ। 373 डिग्री केल्विन का मतलब हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। इसी प्रकार 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये बात आया अभिजीत समझ में? हाँ सर। हाँ, तो 373 केल्विन है, मतलब क्या 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर वेपर होगा वो तो वेपर के फॉर्म में होगा, और उसके जो पार्टिकल होंगे एकदम गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं नॉर्मल, ठीक है, तो उनके काइनेटिक एनर्जी कम होते हैं। क्यों होते हैं भाई? और उसके ज़्यादा क्यों होते हैं? वो भी वाटर है, ये भी वाटर है। तो गैसियस वाला जो वाटर है, जो स्टीम के फॉर्म में, जो वेपर के फॉर्म में है, इनके पार्टिकल ने हीट को, लेटेंट हीट को ऑब्जर्व कर रखा है, उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखा हुआ है। अब देखो इसको पढ़ के, वाटर वेपर एट द 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एज इट एट द सेम टेम्परेचर बिकॉज पार्टिकल इन द स्टीम, स्टीम मतलब वेपर की बात हो रही है, उनके जो पार्टिकल है हैव ऑब्जर्व द एक्स्ट्रा एनर्जी, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है जो ऑब्जर्व कर रखा है उसने, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस तुम्हें याद रखना है वैसे दिमाग में। आया बात समझ में? यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर।
आज का जो तुम लोग का क्लास हो गया, इसको अच्छे से सीख लेना है, सारा चीज़ याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना है और उसको कॉपी में भी लिख लेना है। और जो बच्चे क्लास नहीं किए उनको बोलना है कि सर ने जो आज पढ़ाया वो रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके वीडियो देख ले। एक्चुअली आज तो मतलब तुम्हारा क्लास नहीं था, आज मैं अपने घर से निकलने वाला था अम्बासा के लिए, ठीक है, मैं घर आ गया था एक ज़रूरी काम से, तो आज जो मेरा ट्रेन था वो किसी कारणवश कैंसिल हो गया, तो आज मैं नहीं आ पाया, तो अब कल तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। अब परसों मैं मेरा फ्लाइट है सुबह में, तो परसों मैं शाम तक अगरतला आऊँगा, तो परसों का क्लास तुम्हारा शायद ट्यूशन पे ना हो पाए, इसलिए आज करा दिया। अगर मुझे समय मिलेगा तुम लोग थोड़ा सा एक्टिव रहना, मैं 2-3 घंटे पहले मैसेज कर दूंगा, अगर मुझे कल थोड़ा टाइम मिल पाएगा तो मैं कल भी तुम्हारा एक क्लास ले लूँगा। कोई दिक्कत इससे ऑनलाइन क्लास से किसी को कोई आपत्ति 1 दिन के 2 दिन के लिए? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, तो इनको सीख लेना, इनको तुम अच्छे से सीख लेना, लिख लेना, याद कर लेना। उसके बाद मैं आऊँगा क्लास में, पूछूंगा, पिटाई नहीं करूँगा, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं आएगा तो मैं फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम कोशिश करना कि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही। जय हिंद। सर हम जाए? हाँ